हेलो बच्चों, कैसे? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। आज हम इस पेपर का पार्ट नंबर सेकंड करेंगे। पार्ट नंबर फर्स्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे हमने कल किए थे इसके पार्ट नंबर फर्स्ट। देखो, ये जो पेपर है आपका फाइनली 3 पार्ट में आता है। पहला मानसिक योग्यता, दूसरा गणित परीक्षण और तीसरा भाषा परीक्षण। कल मैंने इसका खंड नंबर 1 कराया था, जिसमें मैंने मानसिक योग्यता के पूरे आपको 40 सवाल कराए थे, पहला खंड कंप्लीट। और इस क्लास में आज हम इसके जो बचे हुए पार्ट है, अंकगणित परीक्षण और भाषा परीक्षण, ये दोनों हम लोग करने वाले हैं। तो पहला पार्ट देखने के लिए आप जो है डिस्क्रिप्शन में से इसके लिंक पर क्लिक कर कर ये सारे क्वेश्चंस देख सकते हैं। उनका सोल्यूशन बहुत ही डिटेल में हम लोगों ने किया था। और आज की क्लास में हम लोग अपना गणित परीक्षण करेंगे, जिसमें आपके क्वेश्चन नंबर 41 से शुरू होते हैं और क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर आपके टोटल 60 तक, यानी कि 20% यहाँ पर रहेंगे। टोटल हमें यहाँ पर 20% करने हैं अपने। उसके बाद आपका आएगा भाषा परीक्षण, जिसमें आपको अनुच्छेद मिलते हैं और 4 अनुच्छेद मिलते हैं, जिसको पढ़कर दिए गए प्रश्नों के आपको उत्तर देने होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, हमेशा ध्यान रखना शुरू के 10 सवाल आपके आसान आते हैं और जैसे जैसे आप पे बढ़ते जाएंगे 20 की तरफ, इनका लेवल हार्ड होता चला जाएगा। 80,905 को संख्यात्मक रूप में कैसे लिखते हैं? यहाँ पे लिखना है 80,905। तो आपका 80,905 इस तरीके से बनता है: इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। दिए गए अंकों में प्रत्येक अंक को केवल एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या लिखनी है। अगर हमें सबसे बड़ी सम संख्या लिखनी है तो हम ऐसे देखकर भी बता सकते हैं, लेकिन बनाने का तरीका मैं बताता हूं। अगर आपको सबसे बड़ी सम संख्या लिखनी है तो ये जो हमारे अंक यहाँ पर दिए गए हैं 1, 4, 6, 8, 9 में, तो इसमें जो सबसे छोटी सम संख्या है, सबसे छोटी सम संख्या क्या आपकी 4 है, उसको हमेशा बिल्कुल लास्ट में लिखिएगा। और बाकी जो बचे हुए अंक है इनको घटते हुए क्रम में, अगर बड़ी संख्या पूछी है तो इसको लिखेंगे 9, 8, उसके बाद फिर 6 और फिर आपका 1। बड़ी सम संख्या बनेगी वो होगी 98,614। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, यदि किसी संख्या का 2/3 भाग 96 है तो उस संख्या का 3/4 भाग क्या होगा? बहुत ही सिंपल तरीके का सवाल है। हम मानेंगे कि माना हमारी संख्या x है, माना जो संख्या है वो x है। अब प्रश्न के अनुसार इसका 2/3 भाग 96 है, तो x का 2/3 यानी कि 2x/3 ये बराबर है 96 के। अब हल करेंगे तो x बराबर 96 गुणा, जो यहाँ पर बटे में होता है वो ऊपर जाएगा और जो गुणा में होता है वो आपका भाग में आ जाता है। इसको हम 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 अठे 16, तो x बराबर हो जाएगा 48 गुणा 3, 3 अठे 24, 3 चौक 12, 13, 14, तो हमारी जो संख्या है वो 144 हो जाएगी। 144। अब हमें बताना इस संख्या का 3/4 भाग कितना है। तो अब 3/4 भाग लिखेंगे संख्या का, तो 3/4 और जो संख्या हमारी 144 है इसकी गुणा कर देंगे। अब इसको काट देंगे, 4 तिया 12, बचा हमारे पास 2, 4 6 24, तो हमारी संख्या हो जाएगी 3 गुणा 36, 36 तिया 108। तो हमारी इस संख्या का 3/4 भाग होगा 108। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 44। इसमें कहा गया है कि ये इसका मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चे यहाँ पर देखो, एक प्लस का निशान है, एक भाग का, फिर यहाँ पर 1/3, फिर का 1/5। तो इसमें हम बोर्ड मास लगाएंगे। बोर्ड मास में हमारा जो का होता है उसको सबसे पहले हल करते हैं, उसके बाद फिर भाग, उसके बाद गुणा, फिर जोड़ और फिर घटा। इस क्रम में हम इसको हल करते हैं। और ये जो का होता है, इस का मतलब भी गुणा ही होता है। इस का मतलब भी क्या होता है? गुणा होता है। तो इसका मीन्स हमें सबसे पहले 4/5 ऐसे ही लिखेंगे, 4/5 प्लस 1/5 भाग 1/3, और इनके बीच में है का निशान। का मतलब होता है गुणा। तो 1/3 1/5 की हम लोग यहाँ पे पहले गुणा करेंगे। 1 ही कम 1, 1 ही कम 1 हो जाएगा, और 3 × 5, यानी कि हमें पहले इनकी गुणा करनी है जिनके बीच में का है। तो 4/5 प्लस 1/5 भाग 1 ही कम 1 और 5 तिया 15। अब इसको हल करेंगे, 4/5 प्लस 1/5। जब हम भिन्नों की भाग करते हैं तो भाग करते मैंने क्या बताया था, अगर इन दो अंकों को मुझे भाग करना है तो इसको 1/5 तो ऐसे लिखेंगे, और ये जो भाग का निशान है इसको गुणा में बदलकर इसको उल्टा कर देते हैं। ये जो 1/15 है ये 15/1 हो जाएगा। इसको हल करेंगे, 5 ही कम 5 और 5 तिया 15, तो फाइनली आपका 4/5 प्लस में 3 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे, नीचे हर हमारा 1 हो गया, तिरछी गुणा, 4 ही कम 4, 5 तिया 15 बटे में 5।
15 4 हो गया आपका 19, 19/5। अब हमारे जितने भी हमारे यहाँ पर गुणनखंड दिए हैं, उत्तर दिए हैं, वो सारे सही में हैं। तो 19/5 को हम बदलेंगे मिक्स में। 5 दिया कितना हो गया 15, 19 में से 15 गए बचे 4। तो फाइनली आपका उत्तर आएगा, ये जो भागफल होता है इसको आगे लिखते हैं 3 सही 4/5। जो हमारा शेषफल होता है इसको ऊपर और भाग को नीचे। तो 3 सही 4/5, ऑप्शन नंबर आपका 1 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है अगला सवाल, यदि यहां पे कहा गया है यदि 3.03 और 2.05 के अंतर को उसके योग में जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा। जब कभी भी हम दो संख्याओं का योग और उनके अंतर को आपस में जोड़ते हैं तो उनका जो योग होता है, उन संख्याओं का जो योग होता है, जो बड़े वाली संख्या होती है उसके डबल के बराबर होता है। यानी कि इनका योग हो जाएगा 3.003 गुणा में 2, 2 तिया 6, 0 0 और 2 तिया 6। तो फाइनली इसका उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। ध्यान रखना, कभी भी हम दो संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं और फिर उन्हीं दो संख्याओं को आपस में घटाते हैं, और जब उनको फिर से जोड़ते हैं तो जोड़ने पर उनका जो योग होता है, जो बड़े वाली संख्या होती है, उसके दुगने के बराबर हो जाता है। अगला सवाल है आपका, 13 के वे गुणज जो 50 से बड़े हैं और 78 से छोटे हैं। यानी कि ऐसी संख्या जो 13 के पहाड़े में आती है, 50 से बड़े और 78। तो 13 चौके 52, 13 पंजे 65 और 13 छीक 78। लेकिन उसने कहा 78 से छोटे होने चाहिए, यानी कि 78 उसमें नहीं होना चाहिए। तो 13 चौके 52 और 13 पंजे 65, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऐसी संख्या जो 13 के पहाड़े में आए, 50 से बड़ी होनी चाहिए और 78 से छोटी। बाकी सब संख्या तो छोटी और बड़ी है, तो ये तो होंगे ही नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि यहाँ पर हमें संख्या दी है 168, 216 और 480 का मासा बताना क्या होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें बच्चे इन सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। 2 8 16, 2 चौक 8, फिर 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 7 21 और 7 एकम 7। ऐसे ही यहाँ पे 216 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 216 के अभाज्य गुणनखंड 2 एकम 2, 0, 2 8 16, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 7 14, 3 दम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। उसके बाद 480 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0, 2 छिक 12, 0, 2 तिया 6, 0 और इसके बाद 2 से 15 दूनी 30, 0, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। तो फाइनली अब हमें बताना है कि हमारा मासा क्या है। अब देखो, जब हम मास निकालते हैं तो अभाज्य गुणनखंड में जो कॉमन होता है उसको हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर 2 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो फाइनली एक मासा में 2 आएगा। उसके बाद ये वाला 2 है, ये 2 है और ये 2 है, तो इंटू में 2 लिखेंगे। फिर ये वाला 2, ये वाला 2 और ये वाला 2 भी हर जगह है, तो इंटू में एक 2 और लिखेंगे। उसके बाद 3 यहाँ पर है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो एक एक 3 भी सब में कॉमन आ गया, तो इंटू में 3 लिखेंगे। उसके बाद और कोई संख्या इनमें अब कॉमन नहीं है। तो फाइनली हमारा उत्तर आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24। तो हमारा जो मासा है वो 24 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। तो जब भी आपको मासा निकालना है, पहले इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड में जो कॉमन होगा, यानी कि अगर 3 संख्या है तो जो तीनों संख्या में होगा वो लेंगे, और जो 2 संख्याओं में होगा वो 2 संख्याओं में कॉमन लेंगे, और उन्हीं संख्याओं को कॉमन में से एक एक लेकर उनकी गुणा कर देंगे। अगला प्रश्न संख्या 48 है। इसमें कहा गया है 3 अलग अलग मंदिरों में 10, 12 और 15 मिनट के अंतराल पर घंटी बजती है। यदि वह घंटी सुबह 8:30 बजे बजना शुरू हुई तो फिर पुनः एक साथ कब बजेंगी। तो जब भी इस तरह का प्रश्न हो जिसमें पूछा जाए एक साथ कब बजेंगी, उसके लिए वह समय होता है इस दिए गए समय के लय के बराबर। तो हम पहले 10, 12 और 15 का एलसीएम निकालेंगे। 2 पंजे 10, 2 छिक 12, 15 ऐसे ही रहेगा। फिर 5, 2 तिया 6 और 15 ऐसे ही रहेगा। फिर हम इसको 3 से कट करेंगे। 5, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। फिर हम इसको 5 से कट करेंगे। तो फाइनली हमारा जो यहाँ पर एलसीएम आया वो आ गया 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो फाइनली 2 दूनी 4 तिया 12 पंजे 60, एलसीएम आ गया 60 मिनट। 60 मिनट मतलब 1 घंटा। अब ये सुबह जो घंटी थी वो घंटी बजी थी सुबह 8:30 पर। 1 घंटे के बाद
तो 1 घंटा इसमें जोड़ देंगे तो ये 9:30 पर फिर से एक साथ बजेंगी। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक बस मेरठ से देहरादून के लिए 7:20 पर प्रस्थान करती है। उसे देहरादून पहुंचने में 8 घंटे 30 मिनट का समय लगता है, तो वह देहरादून कितने बजे पहुंचेगी, ये हमें बताना है। तो ये बस 7:20 पूर्वाह्न यानी कि AM पे चली और इसको पहुंचने में लगे 8 घंटे 40 मिनट। हम इसको जोड़ेंगे, 40 और 20 हो गया 60 और 8 7 15। अब आपको पता है 60 मिनट बराबर भी क्या होता है, आपका 1 घंटा होता है। तो फाइनली ये पहुंचेगी 15 में 1 घंटा और जोड़ देंगे तो 16 बजे ये वहां पर पहुंचेगी। 16 बजे का मतलब क्या होता है, अगर हमारा टाइम 16 बजे है तो 16 में हम क्या करेंगे, 12 को माइनस करेंगे क्योंकि घंटे में इसको उसमें बनाएंगे हवर में, तो 16 में से 12 गए 4, तो ये बस 4 बजे पहुंचेगी शाम को, यानी कि 4 बजे अपराह्न, ध्यान रखना अपराह्न में पहुंचेगी। अगला प्रश्न है, 18 और 28 के बीच विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो औसत बराबर होता है, हमें पता है बच्चे, औसत बराबर होता है संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या। कुल, इसने कहा 18 से 28 के बीच बताओ, और वो भी कैसी विषम संख्या। तो 18 से 28 के बीच में जो विषम संख्या होगी वो आपकी 19, फिर 21, फिर 23, फिर 25, फिर 27, बस। और ये टोटल कितनी संख्याएं बनी, 1 2 3 4 5, तो टोटल संख्या बनी 5। जब भी हमसे कहा जाए विषम संख्याओं का औसत या किसी का भी, तो हम उन्हीं संख्याओं का योगफल और बटे में कितनी संख्या उससे भाग करते हैं। अब इसको जोड़ेंगे, 9 और 1 10, 3 13, 13 और 5 18, 18 और 7 25, हासिल लगे हमारे पास 2। अब सेकंड वाला नंबर जोड़ेंगे, 2 2 4, 2 6, 2 8 और 1 9 और 2 हासिल 11। तो फाइनली हमारा हुआ 115/5। अब हम यहाँ पे इसको हल करेंगे, 5 दूनी 10 बचा 1, 5 तिया 15, तो हमारा जो औसत होगा वो 23 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, 40 के 40% का मान कितना होगा। 40 के 40% का मान, तो हम इसमें क्या करेंगे, 40 की 40 से गुणा करेंगे। जब भी हम संख्या का प्रतिशत मान निकालते हैं तो 40 गुणा 40 और उसको 100 से भाग कर देते हैं। 0 से 0 गया, 0 से 0, 4 चौक 16, तो 40 का 40% 16 होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अक्षत की मासिक आय का 75%, वह 75% और बचत है 250, तो मासिक आय कितनी होगी। देखो बच्चों, यहां पर जो हमारा खर्च है, यहां पर हमारा जो खर्च है वो है 75%, तो बचत कितनी होगी, बचत हो जाएगी 25%, क्योंकि टोटल जो आय होती है वो हमारी 100% होती है। अब उसने कहा बचत है 250, इसका मतलब जो हमारा 25% है वो 250 के बराबर है, और हमारी जो आय है वो टोटल 100% होती है, तो 1% बराबर हो जाएगा 225 डिवाइड बाय 25, 25 से 25 काटेंगे तो 10, तो 1% हमारा 10 के बराबर है। हमसे पूछा गया है कि इसकी आय कितनी है, तो आय बराबर, आय है पूरी 100%, तो 1% 10 के बराबर है, तो 100% बराबर 100 गुणा 10 बराबर 1000, तो इसकी जो टोटल आय है वो हमारी 1000 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एक वस्तु 7% की हानि पर 651 रुपए में बेची गई, उसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो आपको पता है बच्चे, क्रय मूल्य बराबर होता है 100/100 माइनस हानि प्रतिशत और गुणा में विक्रय मूल्य। तो फाइनली 100 बटे हानि प्रतिशत है 7, तो 100 में से 7 जाएगा, आपका बचेगा 93 और मल्टीप्लाई बाय 651 में ये बेची गई है। अब हम इसको काटेंगे, 3 तिया 9, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 सते 21 और 31 सते 217, तो 100 गुणा 7 बराबर 700, तो ये वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो 700 रुपये था। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। एक घड़ी साज पुरानी घड़ी 87 रुपये में खरीदता है और इसकी मरम्मत पर 10 रुपये लगाता है, तो टोटल जो यहाँ पर क्रय मूल्य हो गया 87 रुपये में खरीदी और 10 रुपये इसने लगाए, तो ये हो गई 97, क्योंकि हम जितना पैसा खर्च करते हैं वो क्रय मूल्य होता है, और फिर इसने इसको बेच दिया 105 रुपये का। हमें बताना इसको लाभ कितना हुआ,
तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य 105 और 97 रुपये इसने खर्च किए थे, माइनस करेंगे 15 में 7 गए 8, तो इसको 8 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। ऐसा नहीं हो कि 8 देखते ही लगा दो, क्योंकि यहाँ पे लाभ हानि दोनों दिए हैं, तो हम इसमें क्या करेंगे, लाभ पर लगाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर लाभ हो रहा है। अगला प्रश्न है, कितने रुपए का ब्याज 10% वार्षिक दर से 50 रुपये होगा। तो हमें यहाँ पर मूलधन निकालना है, और मूलधन बराबर होता है ब्याज गुणा 100, नोट कर लेना फॉर्मूला, दर गुणा समय। तो हमारा जो ब्याज है वो 50 रुपये है, इंटू में हम करेंगे 100, बटे में हमारा दर 2 दूनी 4 और 1 5, तो 5/2, और समय है 10 वर्ष। 2 पंजे कितना हो गया 10, तो 50 × 100 बराबर आपका 5000 इंटू में 25, 25 दूनी 50, तो इज इक्वल टू 200। तो हमारा जो मूलधन है वो 200 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 1 किलोग्राम चीनी को 5 बराबर भागों में बांटने पर प्रत्येक भाग का भार क्या होगा। तो बच्चे आपको पता है 1 किलोग्राम चीनी है, और 1 किलोग्राम चीनी में 1000 ग्राम होते हैं। कितने होते हैं, 1000 ग्राम। 5 भागों में बांटना है, तो 1000 को 5 से करेंगे भाग, 5 दूनी 10, 0 0। सो 1 किलोग्राम चीनी को 5 भागों में बांटने पर 200 ग्राम बांट में आएगी। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। 25 कलमों का मूल्य 75 रुपये है, तो 4 कलमों का मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पर 25 कलम है हमारे 75 रुपये के, सो 1 कलम बराबर हो जाएगा 75 डिवाइड बाई 25, 25 या 75, तो 1 कलम है 3 रुपये का। हमें 4 कलमों का मूल्य बताना है, तो हम करेंगे 3 की 4 से गुणा, 3 चौक 12, तो 4 कलमों का मूल्य हमारे पास हो जाएगा 12 रुपये। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। यदि एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे पुल को 42 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से चलते हुए 28 सेकंड में पार करें, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। देखो, जब कोई रेलगाड़ी किसी पुल को पार करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो टोटल दूरी होती है, वो दूरी रेलगाड़ी की लंबाई जो कि नहीं दी उसको x मान लेंगे, और प्लस पुल की लंबाई के बराबर होती है, और समय लगता है यहाँ पर 18 सेकंड। तो बच्चे चाल जो है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दी है, तो 42 की गुणा कर देंगे हम लोग 5/18 से, क्योंकि हम इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। 3 × 18, 3 × 3, 3 चौक 12, 2 × 7 14, 2 × 6, तो आपकी जो चाल होगी वो 35/3, और गुणा में समय है हमारा 18, 3 × आपका 18 हो गया। तो x + 100 बराबर 6 पंजे 30, 36 18, 19 20 21। यहाँ पर जो टोटल दूरी हो गई वो 210 मीटर हो गई। x बराबर 210, ये जो प्लस है इधर आकर माइनस हो जाएगा, 210 - 100 बराबर 110। तो रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो 110 मीटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि एक आयत का क्षेत्रफल 210 वर्ग मीटर है, लंबाई 60 मीटर है, तो परिमिति क्या होगी। परिमिति को हम परिमाप को परिमिति भी बोलते हैं। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, आयत की चौड़ाई निकालनी पड़ेगी, और चौड़ाई बराबर होता है क्षेत्रफल बटे लंबाई, यानी कि 2100 बटे में 60 करेंगे, 0 से 0 कट गया, 3 × 7 21 0, 3 दूनी 6, और 2 से 70 कटेगा 35 बार। तो फाइनली हमारी जो चौड़ाई है वो 35 मीटर हो गई, और लंबाई हमें पहले से दी हुई है 60 मीटर। पूछा इसकी परिमिति क्या होगी, यानी कि इसका परिमाप। परिमाप बराबर होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 गुना लंबाई है हमारी 60 और चौड़ाई है हमारी 35, तो ये हो जाएगा 2 गुना 95, 2 पंजे 10, 2 × 18 और 1 19, तो फाइनली 190 मीटर इसका परिमाप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 60, एक सवाल या 2 सवाल आपके आयत से उससे जरूर आएंगे, ग्राफ से। तो यहाँ पर एक दंड आलेख दिया गया है, इसके आधार पर आपको बताना है सबसे कम विद्यार्थी कौन सी उसमें पढ़ते हैं। तो आपने देखा ये केंद्रीय विद्यालय का जो बॉक्स है वो सबसे छोटा बना है, और यहाँ पे केवल 300 विद्यार्थी पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हमारे पास 20 सवाल हिंदी भाषा परीक्षण के, जिसके अंदर आपको अनुच्छेद मिलते हैं, और ये अनुच्छेद मैं यहाँ पर आपके बच्चों के लिए छोड़ रहा हूँ। ये अनुच्छेद है, इसको ध्यान से आप पढ़िए। पढ़ने के बाद इसके उत्तर इसमें से दीजिए अनुच्छेद 1 के, फिर उसके बाद आप अनुच्छेद 2 को पढ़िए। पढ़ने के बाद इसके उत्तर आप इसमें से दीजिए अच्छे से रोक कर वीडियो को। उसके बाद आप अनुच्छेद 3 को पढ़ना, और फिर अनुच्छेद 4 को पढ़ना। इनको करने के बाद जब आपके उत्तर आएंगे, इन उत्तर को आपको मैच करना है उत्तरमाला से, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके कितने नंबर आए अनुच्छेद में, और ये क्लास आपको कैसी लगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नई क्लास में।